नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज ये हमारा जो वीडियो है वो हमारे पास रीड में लैंग्वेज टू इंग्लिश के अंदर जो है हमारे पास लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में है, उसको डेडिकेटेड रहेगा। लिटरेरी टर्म्स में हमारे पास 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बनने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है कि लिटरेरी टर्म्स जो है वो कुछ ऐसी टर्म्स होते हैं जो लिटरेचर के अंदर चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोइट्री हो उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं और उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उनको लिखने के तरीके होते हैं, उनको समझने के तरीके होते हैं, कुछ सेट रूल्स पे वो चलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और हमारे पास आता है वो है एलिजी। देखिए एलिजी जो है वो है क्या, तो हमने बोला कि एलिजी इज ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि एलिजी एक पोएम तो है लेकिन इसके अंदर जो सीरियस रिफ्लेक्शन को बताती है, मतलब कि इस पोएम का जो मूड है वो कहीं न कहीं दुख भरा हो सकता है, किसी की याद में हो सकता है। यूजुअली अ लेमेंट फॉर द डेड। लेमेंट फॉर द डेड यानी जो कोई इंसान जिसकी मौत हो चुकी है, चाहे वो कोई जानकार हो चाहे वो जानकार नहीं भी हो, है ना। जैसे एक बहुत ही फेमस ही कविता है वो कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन की, जो बहुत समय बाद कहीं के लिखी गई। किसके लिए लिखी गई? हमारे पास अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई, उनकी डेथ के बाद में। तो ऑब्वियसली अब्राहम लिंकन उनके रिलेटिव नहीं थे, प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन उनके लिए वो पोएम लिखी गई। इसका मतलब ये है कि बेसिक तौर पे एलिजी एक तरह की पोएम होती है जिसका कोई सेट फॉर्मेट तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो पोएम को जो है जनरली लोगों की जो है कि याद में, जिनकी मौत हो चुकी है उसके याद में लिखा जाता है। और इस पोएम का जो आप कह सकते हैं कि जो लिखने का या उसके अंदर जो फीलिंग है वो बहुत ही मोर्नफुल होती है, यानी बहुत दुख या शोक भरी पोएम कह सकते हैं आप, शोक गीत भी इसको हिंदी में बोला जा सकता है। अब हमारे पास जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं इसके, जैसे लाइसिडस जो है हमारे पास, मिल्टन बहुत ही फेमस राइटर हमारे पास पोएट रहे हैं। तो इसमें आप वर्ड्स पढ़ने के बाद ही आराम से पता कर लेंगे पोएम को कि इसके अंदर अगर दुख भरा भाव है, इसके अंदर शोक का भाव है, तो वो ऑब्वियसली एक एलिजी होगी। जैसे बिटर कंस्ट्रेंट्स एंड सैड अकेशन डियर, तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और दुख भरे भाव आ रहे हैं इसमें। कंपेल्स मी टू डिस्टर्ब योर सीजन ड्यू, फॉर Lycidas is dead ere his prime, young Lycidas and hath not left his peer। सो आप देख सकते हैं जॉन मिल्टन ने एक हीरो रहे हैं हमारे पास, उसके लिए कहीं की ये एक कविता लिखी, उसके दुख या उसकी मौत के बारे में इस कविता को लिखा, मौत के बाद उसका शोक मनाने के लिए कविता को लिखा। जैसे लॉर्ड टेनिसन का नाम आप सारे लोगों ने सुना होगा, अल्फ्रेड टेनिसन। तो इन मेमोरियम AHH करके इन्होंने एक पोएम हमारे पास लिखी है। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद आपको वही एलिजी कोई पोएम है या नहीं उसका कैसे पता चलेगा, तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा और उसका मूड देखना पड़ेगा। मूड जो है वो मोर्नफुल होगा, शोक से भरा हुआ होगा। आई होल्ड इट ट्रू वॉट एवर बिफॉल, आई फील इट व्हेन आई सोरो मोस्ट, दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं दुख भरी या फिर शोक का कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट। बड़े इंटरेस्टिंग लाइन्स है, देखिए, देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल, जैसे वॉल्ट विटमैन जिसका मैं आपको बता रहा था कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एलिजी का, जो अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई कि हियर कैप्टन डियर फादर। तो देखिए ये कविता एक्चुअली सिविल वॉर्स जब चल रहे थे तो उसके अंदर वॉल्ट विटमैन ने एज अ नर्स जो है काम किया था, और उस समय अब्राहम लिंकन जो है हमारे पास उसके बाद में प्रेसिडेंट रहे यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो एक लीडर थे और एक बहुत ही शानदार लीडर थे। और लीडर के मरने के बाद उसको डेडिकेट की गई ये कविता कि हियर कैप्टन डियर फादर
दिस आर्म बीनीथ योर हेड, इट इज सम ड्रीम दैट वन डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो आप देख सकते हैं, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो यही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, एलिजी से रिलेटेड बड़े ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। चलिए W.B. येट्स की मेमोरी में हमारे पास एक कविता लिखी गई, एलिजी लिखी गई एक्चुअली, एक कविता जिसके अंदर शोक का भाव होता है हमारे पास। विद द फार्मिंग ऑफ वर्ड्स मेक अ विनयार्ड ऑफ द कर्ड्स। तो देखिए कर्ड्स, तो इसमें राइमिंग देखिए, वर्ड्स कर्ड्स राइमिंग सेट बैठ रही है, लेकिन कोई फिक्स इसका जो है आप कह सकते हैं पैटर्न नहीं होता, एक कविता ही होती है जिसके अंदर शोक का भाव होता है। कर्ड्स यानी श्राप। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, इन द डेजर्ट्स ऑफ हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। सो वही आप देख सकते हैं कि पढ़ने के बाद एक शोक का भाव, किसी डेड के लिए लिखी हुई कविता, जैसे यहाँ पे W.B. येट्स जो बहुत ही फेमस हमारे पास राइटर हैं, उनकी शोक में एक कविता लिखी गई है। जैसे हमारे पास बहुत ही फेमस, बहुत ही पसंदीदा हमारे पास राइटर है रेनर मारिया रिल्के, जर्मन राइटर हैं। तो उनकी एक एलिजी बड़ी फेमस है कि इफ आई क्राइड आउट हु वुड हियर मी अप द हियर अमंग द एंजेलिक ऑर्डर्स, एंड सपोज वन सडनली टुक मी इन हिज टू हिज हार्ट आई वुड श्रिवल। श्रिवल का मतलब क्या होता है? सूख जाना। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लिटरेचर में मिलेंगे। और जब तो ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं एलिजी से रिलेटेड कि एलिजी होता क्या है, वो किस तरह से जो है हम इसका प्रयोग करते हैं या इसके अंदर किस तरह के भाव होते हैं। सो एलिजीज हैव बीन अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी ऑब्वियसली आपने अपने बल्कि सिर्फ अंग्रेजी की ही बात ना करें, पूरी दुनिया की भी बात करें, हम अपने यहाँ की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोगों के चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, मर जाने के बाद उनके शोक में बहुत सारे गीत गाए जाने का जो कल्चर है वो अलग अलग पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर बहुत लंबे समय से रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एलिजी इज आइडलिस बाई थियोक्रिटिस। थियोक्रिटिस जो है एक राइटर है, रिटन इन द 3rd century BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी आज अगर 2020 में है तो 2023 साल पहले के लगभग ये पहला कहीं की एलिजी का एक उदाहरण हमें मिलता है। दिस वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग कॉम्पोजिशन विच ही यूज्ड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिजी थ्रू आउट, यानी बहुत लंबा एग्जाम्पल्स, बहुत ही लंबा कॉम्पोजिशन था ये जो कविता लिखी गई। इसके अंदर कुछ पार्ट जो है शोक से भरा हुआ था। And about 200 years later, Propertius composed a collection of elegies appropriately entitled elegies। तो एक बहुत ही फेमस सा हमारे पास Propertius करके एक राइटर है और उन्होंने 200 साल बाद में, यानी मतलब कि 197 AD यानी एनो डोमिनी, उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ एलिजीज जो है उसको कंपोज किया और उस बुक का नाम भी एलिजीज ही था। However, all of these pieces did not center around death, and he wrote many short pieces of praise of love as well। तो यहाँ पर जो हम ये समझना चाह रहे साथियों कि जो एलिजी का जो उद्भव हुआ था इतने सालों पहले, 1000-2000 साल पहले, उस समय के कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं जिसके अंदर लोगों ने एलिजीज को लिखा और उसके अंदर पूरा का पूरा जो गीत है या आप कह सकते हैं शोक गीत है या पूरी की पूरी जो एलिजी है वो आपके पास सिर्फ डेथ या मोर्नफुलनेस या दुख या शोक को ही डेडिकेटेड नहीं थी। उनके अंदर कहीं न कहीं आपको लोगों की प्रशंसा और प्यार के भाव भी आपको मिलेंगे जो पुराने ज़माने की हम बात करते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जिस तरह के चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से एलिजी जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है किसको? हमारे पास शोक गीत को ही, यानी हमारे पास डेथ या किसी इंसान की डेथ के बारे में, उसके बारे में कुछ लिखा जाए, है ना, वो हमारे पास है। अब एलिजीज के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एलिजी के बारे में हम देखते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है ना। So just like a classical epic, an elegy typically starts with the invocation of the muse and then proceeds by referencing traditional mythology। तो जो पुराने हिसाब से, और अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ जो इंसान
को जो है तत्पर करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, पर्सनल लाइफ में बड़े लेवल पे उस चीज को जो है कहीं कहीं खोजे जाने की बात करती है। स्टार्टिंग में एलिजी उसके बारे में बात करती है और फिर जो है मिथोलॉजी के अंदर, पौराणिक कथाओं के अंदर इसके बारे में जो रेफरेंस है उससे उसको जोड़ा जाता है। It often involves a poet who knows how to phrase thoughts imaginatively in the first person। तो वही है कि इस तरह के एक्चुअली पोएट्स जो होते हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे फ्रेजेस जो है या ऐसे थॉट्स जो है वो उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इस तरह से उन राइटिंग्स को लिखें कि वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है, यानी जो हमारे पास जो जो बोलने वाला है, या वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से लिख सके, वो इतने शानदार हुए। क्वेश्चंस आर रेज्ड बाय द पोएट अबाउट डेस्टिनी, जस्टिस एंड फेट। तो ये एक छोटा सा जो है इसका पार्ट, ऐसा हमेशा जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम शोक के किसी के गुजर जाने की बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा अपने भाग्य को, या फिर ये न्याय नहीं है हमारे साथ क्योंकि वो इंसान तो हमें बहुत प्यारा था, वो चला गया, ये तो न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है, या फिर फेट यानी कहीं के दुर्भाग्य की बात करेंगे। तो वही हमारे पास है कि इस तरह की कविताओं के अंदर जनरली ये जो कंपोनेंट्स है आपको जरूर मिलेंगे, डेस्टिनी, जस्टिस या फेट, उनको उनके बारे में पोएट बात करेगा। द पोएट एसोसिएट्स द इवेंट्स ऑफ द डिजीज्ड विद इवेंट्स हिज ओन लाइफ बाय ड्राइंग अ सटल कंपैरिजन। यू नो, इस तरह की जो हमारे पास एलिजी जो होती है उसके अंदर स्पेशली हमारे पास जो राइटर है वो जो जिस इंसान की डेथ हो चुकी है उसके लाइफ के साथ जो इवेंट्स हुए हैं उनका कंपैरिजन अपनी लाइफ के साथ में भी कहीं ना कहीं करता है। ये भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट हमारे पास है। दिस काइंड ऑफ digression gives the poet space to go beyond the main or crude subject to a deeper level where the connotations might be metaphorical। अब इसका यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि इस तरह की जो लिखी गई चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने बात की ओ कैप्टन माई कैप्टन, वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई एक कविता की। तो इसमें आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास, वो हमारे पास साथियों ये आती है कि भाई ना तो आप वॉल्ट विटमैन को जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, और ना ही आप जो है वॉल्ट विटमैन ने वो कैप्टन माई कैप्टन लिखी अब्राहम लिंकन के लिए, तो ना ही तो आप अब्राहम लिंकन को जानते हैं, ना भी मैं भी नहीं जानता। तो एक इंसान ने दूसरे इंसान को एक पोएम डेडिकेट की तो उससे अपना क्या लेना देना, सिंपल सी बात है, राइट। लेकिन यहां पे कहना चाह रहे हैं ये कि एलिजी जो है वो लिखी जाती है, उसका एक और डीपर मीनिंग हमारे पास निकल के आता है कि ठीक है एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए एक शोक गीत लिखा या गाया, लेकिन उसका कहीं न कहीं हमारी आम जो फीलिंग्स है हर एक ह्यूमन बीइंग की, उसको भी वो टच करने की कोशिश करता है, एक मानवता की बात करने की कोशिश करता है एलिजी को लिखने वाला। Towards the end, the poet generally tries to provide comfort to ease the pain of the situation। यानी एलिजी जब लिखी जाती है तो स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हमारे पास जिस इंसान के बारे में लिखी गई है उससे कहीं न कहीं हमारे पास क्या, उससे जिस इंसान के बारे में वो कविता लिखी गई है या शोक गीत जो लिखा गया है उससे क्या इंस्पिरेशन मिली थी, उसको पौराणिक कथाओं से जोड़ेगा इंसान। फिर जो है कहीं न कहीं हमारे पास अपनी सिचुएशंस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को उस इंसान के लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ेगा कि इनके इंसान है ना, इनजस्टिस की बात करेगा, जस्टिस की बात करेगा, वो जो है फेट, भाग्य दुर्भाग्य की बात करेगा। लेकिन जैसे जैसे पोएम एलिजी खत्म होती है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा कंफर्ट डालने की कोशिश करता है कौन, वो पोएट, पढ़ने वाले के लिए भी। क्रिश्चियन एलिजीज यूजुअली प्रोसीड फ्रॉम सोरो टू मिजरी टू होप एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियन एलिजीज है स्पेशली जो इंग्लैंड और इसके आसपास जो उद्भव हुई है हमारे पास, वो जो है कहीं न कहीं दुख से जो है वो मिजरी की तरफ बढ़ती है, फिर उसके अंदर एक आशा का भाव आता है और फिर हैप्पीनेस आती है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि एलिजी जो लिखी जाती है उस एलिजी का हमारे पास एक क्या होता है,
एक टोन होता है कि सबसे पहले सोरो, दुख होएगा, मिजरी होएगी हमारे पास, फिर धीरे धीरे होप और फिर हैप्पीनेस की बात की जाएगी। बिकॉज दे से दैट डेथ इज जस्ट ए हिंड्रेंस इन द वे ऑफ पासिंग फ्रॉम द मोर्टल स्टेट इनटू द एटर्नल स्टेट। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डेथ जो है, और हम सारे लोग इस इंडिया में तो रहते हुए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे ज़्यादा हमें चीज़ों को देखा है, सिखाया गया है। तो डेथ जो है एक स्टेट होती है जिसमें इंसान फिजिकल स्टेट से जो है एटर्नल स्टेट पे जाता है। यानी हमारे पास जो है नश्वर तो होता ही इंसान, लेकिन वो एक शाश्वत सत्य की तरफ निकलता है। नो, एन एलिजी इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन अ प्लॉट। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एलिजी जो है वो प्लॉट पे बेस्ड नहीं होती है। तो ये हमारे पास पहला लिटरेरी टर्म था एलिजी, जिसको शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग में रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, और वो है हमारे पास सोनेट। सोनेट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ऑब्वियसली इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सोनेट का। तो सोनेट एक लिटरेरी टर्म है, आप कह सकते हैं कि, और ये जो है इटालियन वर्ड सोनेटो से जो है ये वर्ड लिया गया है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सोनेट जो एक तरह की लिटरेरी टर्म है, या इसके अंदर किस तरह की कविताएं आती है, ये सारी हम बात करेंगे। लेकिन ये सोनेट वर्ड सोनेटो इटालियन वर्ड से लिया हुआ है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सोनेट का उद्भव जो है वो इटली से हुआ है, या किसी इटालियन राइटर के थ्रू हुआ है हमारे पास। विच मीन्स अ लिटिल सॉन्ग। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सोनेट का मतलब क्या होता है। तो लिटिल सॉन्ग हमारे पास होता है, और स्मॉल लिरिक। लिरिक का मतलब गायन, जो चीज़ गे हो, गे वाला गे नहीं, गे यानी जिसको गाया जा सके। स्मॉल लिरिक या लिटिल सॉन्ग इसको बोलते हैं। इसका मेन जो हमारे पास आप कह सकते हैं सोनेट का जो कंपोनेंट होता है, या जिसके बारे में लिखा जाता है, या मेन जो भाव होता है, जैसे एलिजी का शोक होता है, उसी तरह सोनेट का प्यार, लव होता है। ये चीज़ भी दिमाग में रखें। इन पोइट्री सोनेट हैज़ 14 लाइन्स। ये बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन बनता है कि सोनेट के अंदर कितनी लाइंस होती है हमारे पास। 14 लाइंस की एक कविता होती है जिसको सोनेट कहते हैं। एंड इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हर कविता को लिखने का एक मीटर होता है। उसके अंदर कुछ सिलेबल्स होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सोनेट है उसको लिखने का मीटर क्या होता है। तो इट्स एम्बिक पेंटामीटर। ईच लाइन हैज 10 सिलेबल्स, यानी हर लाइन के अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं, 10। तो ये भी एक बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इतने सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे हैं। क्या क्या फैक्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं कि पहला, सोनेट में कितनी लाइंस होती है। दूसरा, सोनेट का मतलब क्या होता है। तीसरा, कौन से मीटर पे लिखी जाती है। चौथा, हर लाइन में कितने सिलेबल्स होते हैं। तो कितने सिलेबल्स होते हैं, 10। इट हैज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड अ वोल्टा और अ स्पेसिफिक टर्न। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि ये वोल्टा क्या होता है। तो देखिए, जब हम 14 लाइंस की बात करते हैं हमारे पास साथियों, तो उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जनरली। 8 लाइंस और फिर 6 लाइंस। वो 8 लाइंस कैसे, 6 लाइंस कैसे, हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो 8 लाइंस के बाद जो 9वीं लाइन आती है, जो उस पोएम के या उस सोनेट के को थोड़ा सा बदल देती है, तो वो जो 9वीं लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टा। तो ध्यान रखिएगा, वोल्टा एक सोनेट की 9वीं लाइन होती है। 9th लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड द वोल्टा। फिर द ऑक्टेव इंट्रोड्यूसेस अ प्रॉब्लम एंड और कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब कि जो पहली 8 लाइंस होती है, 8 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं हम, ऑक्टेव। ये ध्यान रखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जो अगली 6 लाइंस होती है वो कहलाती है सेस्टेट। इसका मतलब 6 लाइन का जो हमारे पास स्टेंजा होता है उसको क्या कहते हैं हम, सेस्टेट। क्योंकि ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 लाइन वाले को हम कपलेट कहते हैं, 3 लाइन वाले को टर्सेट कहते हैं, 3 लाइन वाले को ट्रिपलेट भी कहते हैं। लेकिन वो तभी कह पाते हैं जब वो तीनों का राइम स्कीम सेम हो, तीनों लाइंस का। तो एक स्टेंजा जिसके अंदर 3 लाइंस होती है, टर्सेट। एक स्टेंजा जिसके अंदर
हमारे पास 6 लाइन होती है सेस्टेट, और एक स्टेंजा जिसके अंदर 8 लाइंस होती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेव। क्वार्ट्रेन कहते हैं जिसके अंदर 4 लाइंस होती है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। अब हमारे पास जो इंटरेस्टिंग चीज है, वो हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज साथियों ये निकल के आती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, कि पहली जो 8 लाइंस होती है, यानी पहला जो ऑक्टेव होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके अंदर? एक सोनेट के अंदर, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। फिर 9वीं लाइन क्या आ जाती है? वोल्टा। 9 से लगाकर 14th लाइन है। ये जो 6 लाइंस जो ये सेस्टेट होता है, वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है या उसको सॉल्व करने की बात करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इतने सारे क्वेश्चंस इस पहले ही स्लाइड से हमारे पास बनते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर दिमाग में रखें। फिर सोनेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जनरली सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन राइम स्कीम दे फॉलो। सोनेट्स जो है अलग अलग तरह के ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। वो राइम स्कीम पे बेस्ड हमारे पास होते हैं। द राइम्स ऑफ अ सोनेट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन राइम स्कीम, यानी जो सोनेट की जो राइम स्कीम होती है, या जो सोनेट जो अरेंज होती है, एक सर्टेन राइम स्कीम पे अरेंज होती है हमारे पास। द राइम स्कीम इन इंग्लिश इज यूजुअली ए बी सी डी ई एफ A B C D C D E F G G, and in Italian it's A B B A C D E। तो ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास बनाता है कि जो इंग्लिश सोनेट होती है, जिसको हम एलिजाबेथ सोनेट भी कहते हैं, उसकी राइम स्कीम ये होती है। और जो इटालियन सोनेट होती है, अभी पढ़ेंगे हम, सोनेट्स के प्रकार पढ़ेंगे, उसकी राइम स्कीम ये होती है। तो ये दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इनको आप प्लीज दिमाग में रखें कि इंग्लिश और इटालियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। अब हमारे पास है सोनेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 6 मेजर टाइप्स, जिसमें हम बात करेंगे 3 की। हालांकि 6 है हमारे पास, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 है। एक्सक्यूज मी। तो पहला है इटालियन सोनेट, जिसको हम एलैबोरेट करेंगे। दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, एलिजाबेथ सोनेट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट्स, जो हमारे पास स्पेंसर करके राइटर है, उन पे बेस्ड है। फिर मिल्टोनिक सोनेट भी है, टेर्जारिमा सोनेट भी है, और कर्टल सोनेट भी है। ये इतने हमारे पास 6 बेसिक टाइप्स है, मेजर टाइप्स है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से हम बात करेंगे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है हमारे पास इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटालियन सोनेट की। इटालियन सोनेट, जिसको साथियों पेट्रार्शन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, उसके पीछे रीजन है कि इटालियन और पेट्रार्शन सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 14th सेंचुरी इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्च। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्च जो है, उन्होंने 14th सेंचुरी के अंदर इस तरह की कविता का प्रकार, जिसको सोनेट कहते हैं, जो इटालियन में सोनेटो कहलाती है, जिसका मतलब स्मॉल लिरिक या फिर लिरिकल सॉन्ग हमारे पास होता है, या स्मॉल सॉन्ग जिसका मतलब होता है। और उन्हीं के नाम पे जो है कहीं के हमारे पास पेट्रार्शन सोनेट का नाम आता है हमारे पास। वहीं पे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि इटालियन सोनेट को पेट्रार्शन सोनेट भी बोलते हैं। द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्शन सोनेट फीचर्स द फर्स्ट 8 लाइन्स कॉल्ड एन ऑक्टेट। पहला जो 6 लाइन्स होती है वो 8 लाइन्स ऑक्टेट होती है, और जो अगली 6 लाइन होती है वो सेस्टेट होती है। तो आई एम सॉरी, वो ऑक्टेव नहीं, इट्स ऑक्टेट, माफ करिए, नॉट ऑक्टेव। एंड हैव अ रेंज ऑफ राइम स्कीम्स, यानी अलग अलग तरह की राइम स्कीम्स हो सकती। इन जनरल जो राइम स्कीम जो थी वो थी ए बी ए बी ए बी ए बी। इवेंचुअली इट रिवॉल्व्ड इनटू ए बी बी ए। तो इसका मतलब ये हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि जो इटालियन सोनेट जो है, उसकी पहले जो ऑक्टेव होती थी, उसकी स्कीम जो होती वो ए बी होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है आजकल वो ए बी बी ए यानी 8 लाइन्स ऑक्टेट जो है इस तरह से होता है।
एंड द सेस्टेट इज ईदर सी डी ई सी डी ई और सी डी सी सी डी सी। तो अब ये वीडियो देखने से पहले प्लीज जो राइम वाला वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि आपको आराम से समझ में आए कि ये है क्या चीज, राइम स्कीम है। तो ये भी यहां पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से हमारे पास 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन यही है कि इटालियन सोनेट को पेट्रार्च क्या और किस सोनेट के नाम से जाना जाता है, या फिर इटालियन सोनेट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, या फिर हमारे पास एक ऑक्टेट जो होता है और एक सेस्टेट जो होता है उसकी राइम स्कीम क्या होती है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आप जरूर और जरूर इटालियन सोनेट से रिलेटेड दिमाग में रखें। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एन इटालियन सोनेट इज सोनेट 26। ये एक सोनेट का नाम है सोनेट 26। क्रिएटर हिमसेल्फ ऑफ द फॉर्म, इस ये जो फॉर्म है उसका एक क्रिएटर है, सोनेट 26 का जो क्रिएटर है वो है गियाकोमो दो लेंटिनी। ये हमारे पास एक इटालियन इंसान है, इसने ये कविता हमारे पास लिखी है, जो कि एक सोनेट है। आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट तो हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स, एक ऑक्टेट हो गया। फिर एक ये क्या है, वोल्टा, यही तो पढ़ने पड़ा था। फिर 1 2 3 4 5 6 ये सेस्टेट हो गया। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि एक सोनेट को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक ऑक्टेट आएगा और एक सेस्टेट आएगा। ऑक्टेट जिसके अंदर 8 लाइन्स होगी और सेस्टेट जिसके अंदर 6 लाइन्स होगी। जो सेस्टेट की पहली लाइन होगी, यानी इस पूरी कविता की जो 9वीं लाइन होगी, 9th लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी, वोल्टा। क्योंकि वहीं से उसका, क्योंकि पहली जो 8 लाइन्स यानी जो ऑक्टेट है उसके अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की जाती है। 8 लाइन्स के बाद में वो उसका मूड पोएम का चेंज हो जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम की बात की गई या जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है ऑक्टेट के अंदर, अगली जो 6 लाइन्स है उसके अंदर जो है उनको आप कह सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात की जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं डेज हेज, तो ए लाइट, अच्छा बी ए बी ए बी है ना, ए बी। तो ये पुराने हिसाब से हमने बात की थी ना, ए बी ए बी ए बी ए बी है ना। फिर एक नया आ गया सी, फिर हमारे पास आ गया डी, फिर वापस से सी, फिर यहां पर हमारे पास क्या आ गया ई, भी ये साउंड तो थी नहीं हमारे पास। फिर हमारे पास वापस आ गया डी और हमारे पास वापस से आ गया डी, या फिर सॉरी माफ करिए, मोर लव मी मोर। हाँ, तो ये हमारे पास जो है बिफोर क्या आ गया सी। तो आप यहां पर एक देख सकते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी ई डी सी। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से आप राइम स्कीम को जो है पता करते हैं। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली यहां पर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं सोनेट से रिलेटेड। चलिए और एग्जांपल, तो अब तो पहला पार्ट था हमारे पास इटालियन सोनेट, जिसको हम पेट्रार्चियन सोनेट भी के नाम से भी जानते हैं, उसको आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको एलिजाबेथ सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास बनाता है। शेक्सपियरियन सोनेट इज जनरली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये दिमाग में रखें कि सोनेट को आयम्बिक पेंटामीटर पे ही लिखा जाता है। इन विच देर आर 10 syllables इन ईच लाइन। यही भी हमारी बात हुई कि एक लाइन में अंदर कितने syllables होते हैं, 10 syllables होते हैं। एंड इसकी जो रिदम है आप देखिए कि हमारे पास जो है देख सकते हैं ए बी सी डी इस तरह से आ रहा है फॉर्मेट। फिर ये क्या हो गया, वोल्टा। तो ये पहला ऑक्टेट हो गया हमारे पास। दूसरा जो है वो सेस्टेट है, ई एफ जी जी। तो ये शेक्सपियरियन जो हमारे पास सोनेट होती है उसका जो राइम स्कीम होता है वो ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ये इसका एक हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि शेक्सपियरियन सोनेट जो है उसका आप कह सकते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है। तो ये दिमाग में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सा है।
और ये बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है पोइट्री के अंदर इस चीज़ को फॉलो करना, इसलिए जो है आप कह सकते हैं शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है हमारे पास। फिर नेक्स्ट आता है स्पेंसरियन सोनेट, जो एडमंड स्पेंसर करके हमारे पास राइटर रहे, उन्होंने जो है इस चीज़ को लिखा हमारे पास, या इस चीज़ को इजाद किया। सर एडमंड स्पेंसर वॉज द फर्स्ट पोएट हु मॉडिफाइड द पेट्रार्क फॉर्म एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइम स्कीम एज फॉलोज। इसका लगे जो पेट्रार्क फॉर्म में जो हमारे पास राइम स्कीम रहती है ए बी बी ए वो वाला, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया और एक नई तरीके से सेम वही 14 लाइन की कविता जिसमें एक ऑक्टेट होएगा, एक सस्टेट होएगा, 9th लाइन वोल्टा होएगी, लेकिन उसकी राइम स्कीम उन्होंने चेंज कर दी। और वो राइम स्कीम जब चेंज कर दी तो वो राइम स्कीम निकल के हमारे पास आई। चलिए पता करते हैं हमारे पास राइम स्कीम क्या है। व्हाट गाइल इज दिस दैट दोज आर गोल्डन ट्रेसेस शी डॉथ अटायर अंडर ए नेट ऑफ गोल्ड। तो ट्रेसेस ए हो गया, गोल्ड एक नई साउंड है तो क्या आ गई बी, ट्रेसेस ड्रेसेस तो ए जैसी साउंड है तो हमने क्या लिखा ए, गोल्ड टोल्ड तो हमने बोला क्या आ गया बी, फिर बोल्ड तो हमने बोला ये हमारे पास बोल्ड तो टोल्ड जैसा ये बी, फिर स्नेयर तो हमने बोला कि अच्छा ए बी और स्नेयर तो एक नई साउंड है तो सी आ गया, टोल्ड और ये चलिए सी लिख लिया, टोल्ड बोल्ड एंड फोल्ड सेम बी जैसी साउंड आ रही है तो आपने बी लिखा, स्नेयर अवेयर तो स्नेयर अवेयर सी जैसी साउंड है तो आपने सी लिखा, फिर हमने बोला हमारे पास आ गया स्टेयर तो हमने बोला स्टेयर तो क्या है सी जैसी साउंड है। अब नेट एक नई साउंड है तो आपने क्या नाम दे दिया स्टेयर आर अवेयर तो ये सी जैसी साउंड आ गई, फिर नेट गेट तो ये डी जैसी साउंड आ गई, फिर आपने देखा फ्री एक नई साउंड निकल के आ गई तो आपने क्या दे दिया ई, फ्री बी एक ही तरह की साउंड है तो क्या आ गया ई। तो ये हमारे पास जो है जो राइम स्कीम, जो राइम हमने एक वीडियो डाला है उसको देखे जरूर अगर ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं है आपको कि राइम स्कीम कैसे पता करते हैं, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला काम है हमारे पास। सो इस तरह से जो है आप एक राइम स्कीम को जो है ढूंढते हैं और यहां पर हमें समझ में आता है कि जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी डी ई। हमारे पास ये जो राइम स्कीम है साथियों वो किसकी है, जो हमने यहां पे भी लिखा है सॉरी, वो है हमारे पास स्पेंसरियन सोनेट जो है इसकी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन हमारे पास निकल के आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने सोनेट को जो देखा है वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स में देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सोनेट से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स इनको दिमाग में रखें कि बेसिक फंडा ये है कि 14 लाइंस की कविता है। बेसिक फंडा ये है कि पहली 8 लाइंस जिसको ऑक्टेट बोला जाता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स की या कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी। अगली 6 लाइन जिनको सेस्टेट बोला जाता है उसके अंदर उस प्रॉब्लम के बार को एड्रेस किया जाएगा या उसको सोल्यूशन दिखाया जाएगा। जो अगली नेक्स्ट 6 लाइंस जो होती है सेस्टेट, उसकी जो पहली लाइन या उस पूरी कविता की 9th लाइन जो होती है वो उस पर कविता के मूड को चेंज करती है जिसको हम वोल्टा कहते हैं। फिर हमने देखा 3 बेसिक प्रकार हैं हमारे पास, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट और हमारे पास स्पेंसरियन सोनेट। उसमें हमने ये भी देखा कि इटालियन सोनेट को पेट्रार्शियन सोनेट भी बोलते हैं हम, क्योंकि फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है उन्होंने हमारे पास इसकी आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन उन्होंने या फिर डिस्कवर या खुद से उन्होंने सबसे पहले लिखा था, इटालियन थे वो। लिटिल सॉन्ग के नाम से भी हम सोनेट को जानते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास एलिजाबेथ सोनेट भी बोलते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट को, या इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथ सोनेट, बात एक ही है। स्पेंसरियन सोनेट या फिर जो इटालियन सोनेट है, तीनों की राइम स्कीम क्या होती है इनको आप ज़रूर और ज़रूर दिमाग में रखें। ये छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ें हैं हमारे पास। इसके बाद में जो है सोनेट जो है, देखिए सोनेट pronounced sonnet is a 14 line poem with a fixed rhyme scheme. Often sonnets are iambic pentameter, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि iambic pentameter पे इनको लिखा जाता है।
5 sets of unstressed syllables followed by stressed syllables for a 10 syllable line। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो पहले हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज कर रहे हैं कि एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं। ये चीज ध्यान रखें कि सोनेट की हर लाइन के अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं, 10, और 5 सेट्स होते हैं अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, इसलिए इसको पेंटामेटिक, पेंटा का मतलब होता है 5, ये 5 सेट्स जो है उससे रिलेशन है इसका। Sonnets were invented by the Italian poet Giacomo da Lentini during the 1200s। ये एक बेसिक चीज मानी जाती है। लेकिन फिर जब हम बात, अगर हम बोले कि सोनेट्स किसके द्वारा इन्वेंट की गई, तो वो हमारे पास आ गया लेंटिनी। लेकिन इटालियन सोनेट जो जब बात आती है प्रॉपर इटालियन सोनेट की, तो वो हमारे पास बात आती है साथियों किसकी, हमारे पास बात आती है फ्रांसिस्को पेट्रार्क की। The word sonnet is derived from the old Occitan phrase sonnet, which means little song। ये भी हमारी बात हुई जिसको हम जो है वापस से रिपीट कर रहे हैं कि लिटिल सॉन्ग, इसका मीनिंग हमारे पास होता है। फिर इसमें जो है हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आती है, छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आती है कि बोथ सॉनेट्स एंड बैलेड्स। देखिए बैलेड्स के बारे में बात हुई है, जो राइम, पूरा जो टॉपिक हमने एक वीडियो डाला है उसके अंदर बैलेड्स की बात हुई है। आर पोएटिक फॉर्म्स विच ऑफन टेल स्टोरी। बैलेड जो होती है वो क्या होती है कि गा के सुनाया जाता है, कोई भी लिखी हुई चीज को गा के सुनाया जाए, वो क्या है हमारे पास बैलेड है। ओपरा भी है एक्चुअली। द डिफरेंस बिटवीन अ सोनेट एंड अ बैलेड लाइज इन द फॉर्म एंड सब्सटेंस। देखिए हमारे पास एक बैलेड और एक सोनेट दोनों जो है उनकी फॉर्म्स डिफरेंट होती है हमारे पास। Whereas the sonnet is 14 rhyme lines, the ballad is less complex and can take on a wide variety of forms। सोनेट के साथ एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है कि 14 लाइंस की होती है, लेकिन बैलेड के साथ ऐसा नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है। बैलेड्स आर ऑफन सेट टू म्यूजिक एंड टेक ऑन ए नैरेटिव फॉर्म। बैलेड्स जो होती है वो जनरली म्यूजिक के साथ, कोई भी इंसान जो है गा रहा है, किसी कविता को गा रहा है, तो वो बैलेड वाला फॉर्म हो सकता है। टेलिंग अ स्पेसिफिक इमोशनल स्टोरी कंप्लीट विथ सम सिंपल बट कंपेलिंग इमेजिनरी। मतलब कि बैलेड जो है वो एक तरह से एक ऐसी कविता होती है जो इंसान म्यूजिक, वाद्य यंत्रों के साथ गा सकता है, आपको एक इमेजिनेशन में ले जा सकता है हमारे पास। द सोनेट ऑन द अदर हैंड कैन बी नैरेटिव एंड नॉन नैरेटिव, इम्पर्सनल और पर्सनल। सोनेट जो होती है वो बोली भी जा सकती है, नैरेट भी की जा सकती है एक स्टोरी की तरह या एक कविता की तरह, और उसको नहीं भी किया जा सकता, वो पर्सनल भी हो सकती है, वो इम्पर्सनल भी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक हम आप कह सकते हैं बैलेड और एक सोनेट के बीच में जो सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज कह सकते हैं वो हमारे पास है। नेक्स्ट जो है हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारे पास है कि 14 लाइन पोएम विद वेरिएबल राइम स्कीम ओरिजिनेटिंग इन इटली एंड ब्रॉट टू इंग्लैंड। ये एक छोटा सा फैक्ट है कि एक्चुअली जब ये इटली में आई थी तो शेक्सपियर तो इंग्लैंड के थे, है ना, तो इटली से फिर ये इंग्लैंड में कैसे आई, तो सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड जो है वो अर्ल ऑफ सरे, सरे एक आप कह सकते हैं कि एक एरिया है, आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट जो है कहीं कहीं रहा हुआ है इंग्लैंड का, वहाँ के अर्ल थे, वहाँ के हेड थे इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के अंदर तो आप देखिए लेंटिनी ने कहा 1200s में लिखी थी, फिर फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने 14th सेंचुरी को में उसको इंट्रोड्यूस किया, और 16th सेंचुरी यानी टुक लाइक 400 years इटली से जो है इंग्लैंड तक आने के लिए। 16th सेंचुरी में आई, जिसका मीनिंग लिटिल सॉन्ग होता है, और एक सिंगल सेंटिमेंट पे बेस्ड होती है, और वो हमारे पास जो है कहीं कहीं होता है लव इन बेसिक। तो इसका जो मेन आप कह सकते हैं कि पोर्शन जो होता है या मेन थीम जो होती है एक सोनेट की, वो हमारे पास क्या होगी, बहुत ही सिंपल सी, और वो है हमारे पास लव। The structure of a typical Italian sonnet is time included 2 parts together, in compact form of argument। octet होता है हमारे पास जो proposition देता है, problem को बताता है। sestet होता है, sestet जो है वो 2 tercets में होता है, मतलब कि आपने देखा कि पहली 8 लाइन्स होती है, फिर 6 होती है, जिसको हम sestet कहते हैं। और वो जो sestet जो होता है वो
तीन तीन लाइन के 2 स्टेंजाज होते हैं, यू नो, और 3 लाइन के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं, टर्सेट कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है ना। फिर 9th लाइन जो होती है वोल्टा कहलाती है। तो ये सारी चीजें रिपीट मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसे छोटे छोटे चीजों पे भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर सोनेट के फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास जो अलग अलग बनते हैं उनको दिमाग में रखें कि पहली 8 लाइंस प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को डेडिकेटेड रहती है, अगली जो 6 लाइंस है वो हमारे पास उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करती है। तो ये लिटरेरी टर्म्स में साथियों हमने आज इस वीडियो के अंदर एलिजी और हमने सोनेट के बारे में पढ़ा, इनसे रिलेटेड छोटे इनको समझने की कोशिश की कि ये होती क्या है, किस तरह की पोइम्स होती है, और इनके जो कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स है उनको हमने देखा। तो प्लीज़ इन जो भी फैक्चुअल बातें इसमें की हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करें, आप उनको लिखें, उनको समझें, और फिर जो है आप प्लीज़ और प्लीज़ उनको रिवाइज करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। अभी एक और लिटरेरी टर्म्स बेस्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा, वो होगा हमारे पास ड्रामा, और हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जो कि हमारे पास अगला वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।